13वीं सदी की ये बात है। जापान के तट पर खड़ा एक समुराई समंदर को निहार रहा था क्योंकि उसके सामने खड़ा था 4000 जंगी जहाज़ों का एक सैलाब, एक अरमाडा जिसने आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर दिया था। कहते हैं तभी एक सफ़ेद बगुला उड़ता हुआ आया। उसने समुराई के तरकश से एक तीर निकाला और समंदर की ओर उड़ गया। अब समुराई के लिए एक संदेश था। उसने सिर्फ 2 नावें ली और 30 आदमी अपने साथ रखे। 1.5 लाख की फौज से निपटने के लिए अकेला चला गया। ये कहानी है जापान के उस समुराई की जिसकी बहादुरी ने जापान को मंगोल इन्वेजन से बचा लिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। क्या हुआ जब मंगोलों की फौज जापान के समुराई योद्धाओं से टकराई, कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। तेरहवीं सदी का जापान। तब जैसा हम अलिफ लैला के पहले कई एपिसोड्स में आपको बता चुके, सत्ता के एक नहीं 2 केंद्र होते थे। पहला क्योटो में बैठने वाला सम्राट, एम्परर। सम्राट को ईश्वर का ही अंश मानते थे वो लोग, लेकिन इस ईश्वर के अंश के पास असली ताकत नहीं होती थी। सिर्फ एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक होता था सम्राट। असली ताकत होती थी शोगुन के पास। शोगुन शब्द का मतलब है मिलिट्री डिक्टेटर या सुप्रीम कमांडर। शोगुन पूरे देश का मिलिट्री बॉस होता था। उस दौर के प्रशासन को शोगुनेट कहा जाता था। 1281 के आसपास जापान में कामाकुरा शोगुनेट का शासन था। ये जापान का वो दौर था जब समुराई क्लास का दबदबा अपने चरम पर था। समुराई सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो जमीन के मालिक भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। इन्हें गोकेनिन कहा जाने लगा था, जिसका मतलब है वो योद्धा जो सीधे शोगुन के प्रति वफादार थे। उन्हें शोगुन से ही जमीन मिलती थी और बदले में वो जंग के समय अपनी फौज लेकर हाजिर भी होते थे शोगुन के यलगार पे। अब देखिए, जापान ने 13वीं सदी तक कभी बाहरी अटैक का सामना नहीं किया था। समंदर के बीचों बीच थे आइलैंड्स हैं और किसी के पास फिर इतनी बड़ी नेवी नहीं थी कि जापान पर वो अटैक करने की सोचे। लेकिन ये सब बदल गया जब मंगोलों का उभार हुआ। मंगोल शासक कुबलई खान ने लगभग पूरे चीन और कोरिया पर कब्जा किया था और अब उसकी नजर थी जापान पर। मंगोलों ने जब जापान पर नजर डाली तो उसके पीछे सिर्फ साम्राज्य विस्तार की बात नहीं थी। जापान पर हमले का एक बड़ा कारण बनी मार्को पोलो वाली घटना। वेनिस का ये यात्री कई साल कुबलई खान के दरबार में रहा था। उसने कुबलई को बताया था कि जापान में सोने के महल हैं और यहीं से कुबलई खान की दिलचस्पी जापान में बढ़ी। रूल करने के लिए नहीं, रेड करूंगा। हालांकि मंगोलों के लिए जापान जीतना इकोनॉमी से ज्यादा ईगो का मसला था। साल 1274 में कुबलई खान ने पहली बार जापान पर हमला किया। उस वक्त मंगोलों की जीत तय थी क्योंकि जापानी समुराई मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि समंदर से आने वाले खतरे की उन्हें कोई तैयारी या सिखलाई थी नहीं। समुराई आमने सामने की लड़ाई करने के आदी थे और जंग उनके लिए प्राइड का, सम्मान का मसला था। अक्सर यह होता था कि एक समुराई जंग के मैदान में अपने और अपने खानदान का नाम पुकारता था और सामने वाले योद्धा को ललकारता था। इसके बाद होती थी लड़ाई। दूसरी तरफ मंगोल छापामार थे। घोड़ों पर सवार होकर एकदम सटीक निशाना लगाते थे दूर से। साल 1274 में कुबलई खान ने 40,000 सैनिकों का जंगी बेड़ा जापान भेजा। ये लोग जीत ही जाते, लेकिन ऐन मौके पर एक समुद्री तूफान ने मंगोलों के आधे जहाज डुबा दिए और उन्हें फिर वापस भागना पड़ा। कुबलई खान ने लेकिन इसे अपनी हार नहीं माना। उनके लिए ये महज इत्तेफाक था। अगले 7 सालों तक कुबलई खान ने कूटनीति का नाटक किया। कई बार अपने राजदूत जापान भेजे। संदेश साफ था कि या तो मंगोलों के सामने झुक जाओ या तबाही के लिए तैयार रहो। अब जापान के शासक कौन से, एम्परर वाले नहीं, मिलिट्री कमांडर। कामाकुरा शोगुनेट के युवा लीडर होजो तोकिमुने ने अलग रुख अपनाया। उन्होंने न सिर्फ झुकने से मना किया बल्कि मंगोल राजदूतों के सिर कलम कर दिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को दी गई सीधी चुनौती थी। सोचिए, आज जैसे कोई यूएस एम्बेसडर को मारने के बारे में सोच सकता है, वैसे जापान ने किया था। कुबलई खान आग बबूला हो गया। उसने 1281 में दोबारा हमला करने का फैसला किया
और इस बार तैयारी 1274 से 5 गुना बड़ी थी। 2 बेड़े तैयार किए। पहला था ईस्टर्न रूट फ्लीट, इसमें 900 जहाज थे। इन जहाजों पर 40,000 लड़ाके थे। इनमें मंगोल थे, चीनी थे, कोरियन सैनिक भी थे। यह बेड़ा दक्षिण कोरिया के मसान से रवाना होना था। असली ताकत थी दूसरे बेड़े में, जिसे सदर्न फ्लीट कहा गया। मंगोलों ने हाल ही में दक्षिण चीन के सांग साम्राज्य को जीता था। कुबलई खान ने उनसे 3,500 जहाज बनवाए। इस बेड़े में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। दोनों को जोड़ेंगे तो 4,400 जहाज होते हैं, लगभग 1,42,000 से 1.5 लाख के करीब योद्धा। इतिहासकार बताते हैं कि यह उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नेवल इन्वेजन था। तुलना के लिए आप इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डी-डे लैंडिंग से कंपेयर करके देख सकते हैं। समंदर के रास्ते इतना बड़ा इन्वेजन नहीं हुआ था। मंगोलों की तैयारी सिर्फ नंबर्स में नहीं थी, उनके पास हथियारों की बढ़त भी थी। उनके पास तेत्सुहाओ यानी मिट्टी के बने बम थे, जिनमें बारूद और लोहे के टुकड़े भरे होते थे। चीन इनके पास था, चीन में बारूद था, तो उन्होंने इस तरह के बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स बनाए थे। इसके अलावा मंगोलों के पास कॉम्पोजिट रिकर्व बाउस थे, धनुष थे जो जानवरों के सींग और हड्डियों से बने होते थे। छोटे थे लेकिन इनकी मारक क्षमता और रेंज बहुत ज्यादा थी। वहीं जो जापानी धनुष थे, जिन्हें युमी कहा जाता था, बहुत लंबे और भारी होते थे। तो रफ्तार एक तीरंदाज की, जापानी तीरंदाज की, मंगोल के मुकाबले बहुत कम होती थी। बारह सौ 81 की गर्मियों में जब मंगोल बेड़ा हकाता बे पहुंच गया तो उन्होंने अपने सामने पत्थरों की एक विशाल दीवार देखी, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, उनके मैप्स पे नहीं था। दरअसल इस बार जापानी तैयार थे। हमले से पहले उन्होंने समंदर के तट पर एक दीवार बना ली थी, जिसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर थी। इसका डिजाइन ऐसा था कि समंदर की तरफ से दीवार खड़ी थी, सपाट थी, वर्टिकल। ऐसा इसलिए ताकि कोई उस पर चढ़ ना सके, लेकिन जापानियों की तरफ से उसमें ढलान थी ताकि समुराय अपने घोड़ों के साथ आसानी से उस पर चढ़ सकें और वापस भी आ सकें। जापान की पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी इस दीवार के इर्द गिर्द टिकी थी, जहां उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इन्वेजन होगा। लेकिन इस डिफेंसिव माइंडसेट के बीच एक योद्धा था जो कुछ अलग सोच रहा था। दीवार के पीछे अलग अलग समुराय घराने थे। उनको पोजीशन लेने के लिए कहा गया कि आपको इधर, आपको इधर, आपको उधर रखना है। ऐसे ही एक पोजीशन ली थी कोनोमिचियारी ने। कोनोमिचियारी कोई साधारण सिपाही नहीं थे, बड़े रसूखदार समुराई थे। उनका परिवार पीढ़ियों से समंदर से जुड़ा था और उनके खानदान कोनो को जापान में नेवल वारफेयर का एक्सपर्ट माना जाता था। यह व्यक्ति समझता था कि नेवल अटैक्स को कैसे झेलना है। एक और दिलचस्प बात थी, जैसा हमने पहले बताया, वो सीधे शोगुन के प्रति जवाबदेह थे। जब शोगुन ने मंगोलों से लड़ने का हुक्म दिया तो मिचियारी अपने योद्धाओं के साथ हकाता बे गए। सामने मंगोलों का विशाल बेड़ा था। मंगोलों के पास भारी घुड़सवार फौज थी और वो समंदर के किनारे उतरकर तेजी से हमला करना चाहते थे, लेकिन जापानियों की बनाई दीवार ने उनका रास्ता रोक कर रखा था। मंगोलों के भारी जहाज हकाता बे के किनारे आ नहीं पा रहे थे, उस समंदर में दूर खड़े थे। तो मंगोलों ने क्या किया, अपने जहाजों को आपस में चेन से बांध लिया। उन्होंने डेक पर लकड़ी के तख्ते बिछाए। ये जहाज अब एक तैरता हुआ शहर बन गया, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म। भारी कैटपुल्ट उनके पास थे, बड़ी बड़ी गुलेलें। उन्होंने इस तैरते शहर पर इंस्टॉल कर दी, जिससे वो दीवार के पार तक हमला करने लगे। अब ज्यादातर जापानी समुराई दीवार के पीछे सुरक्षित रहना चाहते थे कि इनको आने दो, फिर देखते हैं। लेकिन कोनोमिचियारी को ये स्ट्रेटेजी रास नहीं आ रही थी। वो जानते थे कि मंगोलों को सिर्फ होल्ड करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें हराना पड़ेगा, वरना ये आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मिचियारी ने फिर एक रिस्की प्लान बनाया। प्लान था छोटी नाव लेकर मंगोलों के विशाल बेड़े के बीचों बीच घुसना। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी समस्या थी। मंगोलों के जहाज बहुत ऊंचे थे, वो समंदर की सतह से कई फीट ऊपर थे। अगर कोई छोटी नाव उनकी तरफ बढ़ती तो मंगोल तीरंदाज दूर से ही देख लेते और फिर तीरों की बारिश होती। इससे बचने के लिए मिचियारी ने एक तरीका निकाला। उन्होंने 2 छोटी छोटी नावें ली और उसमें सिर्फ 30 सबसे वफादार समुराय लड़ाके रखे। इसके बाद मिचियारी ने एक अजीब हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि नाव के मस्तूल, जो मास्ट होता है जिस पर पाल लगता है, गिरा दो। मस्तूल गिराने से 2 बड़े फायदे हुए।
पहला, मस्तूल ना होने से नाव दूर से ऐसे लगती थी जैसे समंदर में कोई लकड़ी का लट्ठा तैर रहा हो। ये मंगोलों की नजरों से बचने का एक तरीका था। दूसरा, जब नाव मंगोल जहाजों के बिल्कुल करीब पहुंचती तो मंगोलों की भारी मशीनें जो कैटपुल्ट्स थी इतने नीचे एंगल पर निशाना नहीं लगा पाती, क्योंकि कैटपुल्ट को स्विंग होना होता है। नाव मंगोलों के ब्लाइंड स्पॉट में घुस सकती थी। ये थी इनकी थ्योरी कि आर्टिलरी की तरह है कि बहुत नीचे एम करना मुश्किल होता है। अगली सुबह प्लान के तहत कोनो मिचियारी की नावें मंगोलों के सबसे बड़े जहाज के साए में पहुंच गईं। मंगोल सैनिक ऊपर डेक से नीचे देख रहे थे। जैसे ही नाव जहाज की दीवार से टकराई, मिचियारी ने अपना असली खेल दिखाया। उन्होंने नाव के गिरे हुए मस्तूल को तेजी से सीधा किया। मस्तूल मंगोल जहाज के डेक पर एक पुल की तरह जाकर टिक गया। इसके बाद मिचियारी और उनके 30 वफादार योद्धा तेज रफ्तार से उस लकड़ी के पुल पर दौड़ पड़े। मंगोलों के लिए ये एक सरप्राइज अटैक था। वो संभल पाते उससे पहले ही मिचियारी जहाज के डेक पर पहुंच गए। मंगोल योद्धाओं को मैदान में तीर चलाने की आदत थी, लेकिन जहाज के तंग डेक पर उनके धनुष बेकार हो गए। फिर तलवार से लड़ना था। मंगोल सिमिटार्स यानी मुड़ी हुई तलवारें इस्तेमाल करते थे, जो इन्फेंट्री के लिए अच्छी थीं, लेकिन समुराई के पास थी ताची। इस तलवार को इस तरह बनाया गया था कि उसका एक बार दुश्मन को कंधे से लेकर कमर तक चीर देता था इन वन स्विंग। इस लड़ाई में मिचियारी सबसे आगे रहे। मंगोलों ने उन पर तीरों की बौछार की। एक तीर सीधे मिचियारी के कंधे में लगा, दूसरा उनकी कोहनी को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने मंगोलों की भीड़ को चीरते हुए उनके कमांडर का रास्ता ढूंढ लिया और जहाज के सबसे बड़े अधिकारी का सिर उतार लिया। उनके साथियों ने इसी दौरान जहाज के निचले हिस्से में आग भी लगा दी। मंगोलों के लिए मंजर बहुत डरावना था। वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थे, लेकिन महज 30 लोगों ने उनके एक विशाल जहाज को श्मशान बना दिया था। मिचियारी ने अपने घायल चाचा और साथियों को नाव में वापस लिया और वहां से वो निकल भी गए। उनके पास दुश्मन का सिर था और जापान के लिए एक मैसेज कि मंगोलों को हराया जा सकता है। इस एक रेड ने पूरे जापान का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बाकी समुराई योद्धाओं को समझ आ गया कि पत्थर की दीवार के पीछे छिपने के बजाय समंदर में उतर कर लड़ना असली समाधान होगा। मिचियारी की इस डेयरिंग रेड के बाद जापान ने से कई छोटे छोटे हमले किए कि एक जहाज को निशाना बनाओ, छोटी नाव में तेज रफ्तार से जहाज पर पहुंचो और आग लगाकर लौट आओ। जापानियों ने इस तरीके से मंगोलों की पूरी प्लानिंग को पैरालाइज कर दिया। मंगोलों ने फिर अपने जहाजों को आपस में लोहे की जंजीरों से बांधा। ये पिछली हार का सबक था। मंगोलों को लगा कि अब अगर तूफान आता है तो आपस में बंधे होने के चलते जहाज बच जाएंगे, और वैसे भी कैटापुल्ट्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तो आपको चाहिए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई ये स्ट्रेटेजी। अगस्त 1281 का महीना, दोनों तरफ से लड़ाई चल रही थी कि तभी एक रात मंगोलों पर कामिकाजे का हमला हुआ। कामिकाजे क्या होता है? कामी का मतलब ईश्वर या देवता और काजे का मतलब होता है हवा। कामिकाजे यानी डिवाइन विंड। एक भयंकर तूफान हाकाता बे से टकराया। मंगोलों के जहाज जंजीरों से बंधे हुए थे और इस चक्कर में वो लहरों में तो नहीं बहे, लेकिन एक दूसरे से टकराने लगे। और जब एक जहाज डूबता तो वो दूसरे को भी साथ खींचता, दो डूबते तो तीसरे को खींचते, और इस तरह अगली सुबह जब सूरज निकला तो नजारा ही बदल गया। दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेड़ा लकड़ियों के टुकड़ों में तब्दील हो गया था। जो मंगोल सैनिक किनारे पर जिंदा पहुंच गए, उन्हें जापानी समुराई ने चारों तरफ से घेरा। एक तरफा कत्लेआम हुआ। इसके बाद कुबलई खान की आधी से ज्यादा फौज समंदर में दफन हो गई। मंगोलों का वो गुरूर जिसने चीन और बगदाद को मिट्टी में मिलाया था, जापान की लहरों में बह गया। जंग खत्म हुई, जापान बच गया, लेकिन इस एक जीत ने जापान के अंदर एक नया ही संकट पैदा किया। कोनो मिचियारी एक नेशनल हीरो बन गए। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए कई रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन समस्या यह हो गई कि हजारों दूसरे समुराई योद्धा भी इसी तरह इनाम मांगने लगे। अब कामाकुरा शोगुनेट के पास देने के लिए और जमीन और पैसा नहीं बचा था, क्योंकि ये एक डिफेंसिव वॉर थी। आपने कोई नई जमीन तो जीती नहीं थी। समुराई योद्धाओं में फिर असंतोष बढ़ा। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने देश के लिए खून बहाया, लेकिन बदले में कुछ मिला नहीं, और इसी गुस्से ने आगे चलकर कामाकुरा शोगुनेट के पतन की नींव रखी। तो फिर
इसी तरह के होते हैं अलिफ लैला के किस्से कि आदमी जीत कर भी हार की तैयारी कर लेता है और जो जीत के गुरूर में होता है उसे भी हारना पड़ता है। अलिफ लैला का ये शानदार एपिसोड कमल ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।